हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर भावना कटारिया। आज क्लास +2 में मैक्रो इकोनॉमिक सब्जेक्ट के अंदर मैं चैप्टर 6 बैंकिंग के ऊपर वीडियो बनाने जा रही हूँ। पार्ट 1 जिसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करूँगी, जिसमें सबसे पहला आता है प्रोसेस ऑफ द क्रेडिट क्रिएशन, और उसके बाद प्राइमरी और सेकेंडरी डिपॉजिट क्या है, देन फंक्शंस ऑफ द मनी। ये 3 टॉपिक मैं यहाँ पे कवर कर रही हूँ। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 6 में बैंकिंग लेसन के अंदर आपका सबसे पहला जो टॉपिक आता है दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ द मनी क्रिएशन और द क्रेडिट क्रिएशन जिसको बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और नॉर्मली बैंकिंग का जब चैप्टर करवाया जाता है तो दैट मीन टीचर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूँ तो ये सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्योंकि जब पेपर में भी काफ़ी टाइम आ चुका है, तो इसलिए इसको ध्यान से समझिए। इट रेफर्स टू द पावर ऑफ द कमर्शियल बैंक टू एक्सपैंड सेकेंडरी डिपॉजिट थ्रू द प्रोसेस ऑफ मेकिंग लोन। ये एक पावर है किसकी? कमर्शियल बैंक की, जिसके थ्रू वो सेकेंडरी डिपॉजिट के थ्रू वो लोन से अपना पैसा बनाता है। और इट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी ऑफ द कमर्शियल बैंक, क्योंकि कमर्शियल बैंक की जो एक्टिविटीज़ होती हैं सारी जितनी भी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ हैं वो सारी की सारी इसके करेक्ट क्रिएशन के कारण ही चलती हैं, अदरवाइज बैंक जो है वो स्टैंड ही ना कर पाए। तो चलिए सीखते हैं ये कैसे होता है। नाउ ये जो अभी मैं आपको करवाने जा रही हूँ इसके ऊपर एक दो तरह की इजम्पशंस हैं जिसको आपको फॉलो करना होगा। तो पहली इजम्पशन क्या है कि सारा बैंकिंग सिस्टम क्या है, एक वन यूनिट है, और जिसको हम क्या बोलते हैं? बैंक बोलते हैं। और जितनी भी रिसिट्स और पेमेंट्स है, दूसरी इजम्पशन है, जितनी भी रिसिट्स और पेमेंट्स हैं इसकी वो रूटेड होती हैं कहाँ पे? थ्रू बैंक। यानी कि या तो चेक्स के थ्रू, कोई भी आपने पेमेंट लेनी है या देनी है वो सारी की सारी चेक्स के थ्रू होगी। कैश पेमेंट यहाँ हम नहीं ले रहे हैं, कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं यानी कि। और यहाँ पे जो LRR है दैट रिमेन्स क्या है? कांस्टेंट है। वैसे बेसिक 2 एग्जाम्पशंस हैं, बट ये तीसरी साथ में लगाई गई है कि LRR क्या मानी गई है? कांस्टेंट मानी गई है। दैट इज द LRR इज नोन एज द लीगल रिजर्व रेशो। चलिए अब चार्ट को समझते हैं। ये जो प्रोसेस ऑफ द मनी क्रिएशन है, चार्ट ये कैसे बनता है, जिसके अंदर सबसे पहले हमने माना है कि प्राइमरी और इनिशियल डिपॉजिट। प्राइमरी और इनिशियल डिपॉजिट वो होता है जो सबसे पहले एक पर्सन मनी जो है वो बैंक में डिपॉजिट करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? 1000। दैट मीन्स हमने अज्यूम किया है कि यहाँ पे 1000 है, और आपके सामने कैश रिजर्व या फिर इसको बोलते हैं लीगल रिजर्व रेशो, दैट इज ₹20% है ये। और इस टेबल के अकॉर्डिंगली जब इनिशियल डिपॉजिट करवाया गया तो वो 1000 था। 1000 का आपने 20% करना है, तो 20% क्या क्रिएट हो जाएगा? कैश रिजर्व। दैट मीन्स ये LRR के ऊपर डिपेंड करता है। ये वो पैसा होता है जो हर कमर्शियल बैंक को, RBI को डिपॉजिट करना पड़ता है अपने डिपॉजिट्स के ऊपर। 20% उसका जाएगा ही जाएगा उसको, किसको? RBI को। और बाकी बचा हुआ पैसा है वो बचता है 800, और ये 800 के ऊपर लोन दे दिया जाता है। अब आपको मैंने क्या बताया कि जितनी भी हमारी ऊपर की एग्जाम्पशन है कि जितनी भी पेमेंट्स और रिसिट्स हैं वो सारी की सारी बैंकिंग सिस्टम के अंदर से होके जाती हैं, कोई कैश पेमेंट नहीं है। तो दैट मीन्स अब ये लोन है तो इसको अगर खर्चा किया होगा किसी पर, जिसको भी दिया होगा उसने आगे खर्चा किया, तो दैट मीन्स उसने चेक्स के थ्रू किया। अल्टीमेटली फिर से सेकेंड राउंड के अंदर वो 800 का खर्चा बैंक के अंदर डिपॉजिट हो गया। वो बैंक ने फिर से क्या किया? उसका फिर से 20% किया, और 20% करने के बाद कितना अमाउंट आया? 160। 800 में से 160 माइनस किया तो बाकी रिमेनिंग कितना बचा? दैट इज 640। और 640 फिर से उसने नेक्स्ट पार्टी को लोन देने के लिए दे दिया, और ये प्रोसेस आगे आगे ऐसे ही चलता जाएगा। और ये चलता जाएगा तो इसका मतलब क्या हो गया कि बैंक अपने 1000 का क्या बनाएगा? दिस इज 5000। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी कैलकुलेशन मैं अभी बताती हूँ ये कैसे बना। और उसके बाद उसके जो लोन्स होंगे वो कितने होंगे? 4000। और उसके बाद LRR दैट मीन 20% जो हमने रखी थी वो कितनी होगी? 1000। और ये प्रोसेस तब तक चलता जाएगा जब जब तक आपका इनिशियल डिपॉजिट जो है वो टोटल कैश रिजर्व के इक्वल ना आ जाए। तो ये दोनों आपस में मैच करते हैं, ये ध्यान रखिए। चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन भी आपके सामने मैं दिखाती हूँ। ये अब जो मैंने अभी आपके सामने एक्सप्लेन किया, आप यहाँ मैं थोड़ी देर वीडियो रोक के रखूँगी, आप इसको पढ़ सकते हैं। ये सारा देखिए, सारा यहाँ पे लिखा गया है। बस एक लास्ट लाइन है, वैसे मैं एक्सप्लेन कर दिया मैंने वीडियो के अंदर, आप इसको वीडियो रोक के एक बार पढ़ लीजिए। और यहाँ पे एक लास्ट लाइन है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, लास्ट 2 लाइन जो चल रही हैं। ईच न्यू डिपॉजिट बिकम स्मॉलर एंड देन प्रोसेस स्टॉप्स व्हेन टोटल कैश रिजर्व इज इक्वल टू द इनिशियल
डिपॉजिट। और इसी तरह से 1000 ऑफ द इनिशियल डिपॉजिट कितना क्रिएट किया, 5000। अभी मैं आपको बताने जा रही हूँ कि 1000 का ये 5000 कैसे बना। इसके लिए हमारे पास फॉर्मूलाज हैं, वो देखिए यहाँ पे टोटल मनी क्रिएशन का फॉर्मूला है कि प्राइमरी डिपॉजिट मल्टीप्लाई बाय 1/LRR। तो यहाँ पे देखिए ये 5000 इस तरह से क्रिएट हुआ, दैट मीन्स 1000 का 5000 बनाएंगे और जिसमें से टोटल कैश रिजर्व उसका 1000 अगर इनिशियल डिपॉजिट है और 1000 ही आपका टोटल कैश रिजर्व क्रिएट हो जाना चाहिए, जो अल्टीमेटली किसके पास जाएगा, 1000 जो टोटल कैश रिजर्व है वो कमर्शियल बैंक RBI को दे देता है। तो इस तरह से आपने करना है। और इसका एक और फॉर्मूला है 1/LRR मल्टीप्लाई बाय टोटल कैश रिजर्व ऑफ RBI। और करके एक और फॉर्मूला है प्राइमरी डिपॉजिट मल्टीप्लाई बाय डिपॉजिट मल्टीप्लायर, और इसको ये भी बोलते हैं मनी मल्टीप्लायर। और मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या बन गया, 1/LRR। ये आपको याद रखना पड़ेगा। अच्छा, इसी के साथ आपका एक और भी पॉइंट आता है जो आपको थोड़ा सा नोटिस करना होगा, और ये इम्पॉर्टेंट भी है। जितनी ज़्यादा हायर LRR होगी उतना ही लोअर आपका क्या होगा, क्रेडिट क्रिएशन होगा, क्योंकि उतना ही पैसा आपका तो कमर्शियल बैंक जो है वो RBI को दे देगा। तो दैट मीन्स आपके पास लोन देने के लिए कम पैसा बचेगा, तो जिससे मनी क्रिएशन आगे कम होगा। इस तरह से लोअर LRR होगी तो ज़्यादा क्रेडिट क्रिएशन होगा। अब ये मनी क्रिएशन जो कमर्शियल बैंक है वो रेज करता है आपका नेशनल इनकम, डेफिनेटली। कमर्शियल बैंक जब मनी देता है इनटू द मार्केट, दैट मीन इन्वेस्टर्स को देता है, आगे वो फिर राइज होती है इन्वेस्टमेंट, जिससे क्या होगा, नेशनल इनकम थ्रू द मनी मल्टीप्लायर क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो ये इसके आफ्टर फैक्टर है। अब चलिए नेक्स्ट पार्ट है आपका मनी मल्टीप्लायर और द क्रेडिट मल्टीप्लायर। और डिपॉजिट मल्टीप्लायर क्या है, मनी मल्टीप्लायर क्या है, द नंबर ऑफ टाइम द टोटल डिपॉजिट कैन इंक्रीज टू द गिवन चेंज इन द डिपॉजिट। एक डिपॉजिट से के चेंज होने से कितना इंक्रीज होता है टोटल डिपॉजिट्स का, तो वो आपका क्या है, मनी मल्टीप्लायर, जिसको हम एक फॉर्मूला के साथ भी डिपिक्ट कर सकते हैं। दैट मीन्स मनी मल्टीप्लायर दैट इज इक्वल टू 1/LRR। अगर LRR आपकी 20% है तो मनी मल्टीप्लायर कितना होगा, 0.2। और ये 0.2 जो है वो आगे मनी क्रिएशन के अंदर हेल्प करता है। अभी आपको पीछे मैंने फॉर्मूला भी बताया, क्योंकि वे LRR जो है जिसके ऊपर हमारा जो है वो टोटल क्रेडिट क्रिएशन जो है वो डिपेंडेंट होता है। तो इसीलिए हायर द वैल्यू ऑफ LRR लोअर द वैल्यू ऑफ द मनी मल्टीप्लायर एंड लेस द मनी इज क्रिएटेड इनटू द बैंकिंग सिस्टम। जितना ज़्यादा LRR की वैल्यू हाई होगी उतना ही लोअर क्या होगा, मनी मल्टीप्लायर होगा। तो दैट मीन्स लोअर द वैल्यू ऑफ द मनी मल्टीप्लायर एंड द लेस मनी जो है वो इकोनॉमी के अंदर क्रिएट की जाएगी बैंकिंग सिस्टम के अंदर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है जो मैंने आपके सामने पढ़ी है। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट है आपका कि आपका प्राइमरी डिपॉजिट और सेकेंडरी डिपॉजिट। वैसे तो मैं बोल रही थी अभी पीछे, बट आपको एक बार डिफाइन करना भी आना चाहिए, तो इसीलिए स्लाइड के अंदर मैंने इसको ऐड किया है। तो प्राइमरी डिपॉजिट का मतलब होता है कैश डिपॉजिट दैट इज मेड बाय द इंडिविजुअल इनटू द कमर्शियल फर्म्स। सो दैट मीन्स ये वो पैसा है जो सबसे पहले एक इंडिविजुअल कमर्शियल फर्म बैंक के अंदर पैसा डिपॉजिट कराता है, और दीज डिपॉजिट कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल डिमांड डिपॉजिट बाय द बैंक। सो इसी के ऊपर ही आगे आपको पता है जितना ज़्यादा प्राइमरी डिपॉजिट होगा उससे उतना ही वो सेकेंडरी डिपॉजिट होगा और उतना ही वो लोन क्रिएट कर पाएंगे। अब सेकेंडरी डिपॉजिट पे आते हैं। दीज आर दोज ओरिजिनेट फ्रॉम द लोन एक्सटेंडेड बाय द बैंक टू द इंडिविजुअल। बैंक जितने ज़्यादा लोन देता है किसी दूसरी पार्टी को या किसी जो बोरोर्स है उसको लोन देता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द सेकेंडरी डिपॉजिट, क्योंकि बैंक उनके अकाउंट के अंदर ये पैसा डिपॉजिट करता है। और ऑल्सो दीज ऑल्सो फॉर्म एज अ कंपोनेंट ऑफ द बैंक्स टोटल डिमांड डिपॉजिट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है टोटल डिमांड डिपॉजिट। अगर आपने फाइंड आउट करना है, नीचे फॉर्मूला भी गिवन है। तो प्राइमरी डिपॉजिट और सेकेंडरी डिपॉजिट दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो क्या कहलाता है, टोटल डिमांड डिपॉजिट। चलिए अब नेक्स्ट आपका टॉपिक है सेंट्रल बैंक के ऊपर है। सेंट्रल बैंक क्या होता है, सेंट्रल बैंक क्या है, एक एपेक्स बॉडी है। दैट मीन एपेक्स बॉडी में सबसे ऊंचा बैंक है, जिसको ये पावर है कि वो कंट्रोल करे, ऑपरेट करे, रेगुलेट करे और डायरेक्ट करे किसको, एंटायर बैंकिंग सिस्टम एंड मॉनेटरी स्ट्रक्चर ऑफ द
इकोनॉमी। ये इतना ऊंचा बैंक है, सबसे इससे ऊपर कोई बैंक ही नहीं है, और टॉप मोस्ट पोजीशन के अंदर आता है इन द मॉनेटरी एंड देन बैंकिंग सिस्टम ऑफ द कंट्री। हर कंट्री का अपना बैंक होता है, जैसे हमारी कंट्री के अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो सबसे ऊंचा बैंक है। इसी तरह से यूके में अगर देखें तो आपका यूके में बैंक ऑफ इंग्लैंड है, देन उसके बाद यूएसए में फेडरल रिजर्व बैंक जो है वो सबसे ऊंचा बैंक है। तो इस तरह से ये सेंट्रल बैंक की आपकी ये डेफिनेशन हो गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट आता है फंक्शंस ऑफ द सेंट्रल बैंक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। फंक्शंस ऑफ द बैंक में आपके सामने है करेंसी अथॉरिटी, बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, कस्टोडियन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर, एंड देन कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, एंड देन सप्लाई, एंड देन क्रेडिट। चलिए कब बढ़ते हैं, एक एक करके मैं इसको डिस्कस करती हूँ। आपके सामने पहला फंक्शन आ रहा है करेंसी अथॉरिटी और द बैंक ऑफ इशू, यानी कि अभी पीछे भी मैंने जब आपको मनी के चैप्टर पढ़ाया था तो उसके अंदर मैंने बताया था जितनी भी करेंसी है मार्केट में आती है एक्सेप्ट 1 रुपी नोट एंड ऑल द कॉइन्स दैट इज इशूड बाय द आरबीआई। तो इसीलिए सोल अथॉरिटी है जो इशू ऑफ करेंसी के तौर पे आती है, और भी आरबीआई सोल राइट है ऑफ इशूइंग द पेपर करेंसी एक्सेप्ट 1 रुपी नोट एंड कॉइन्स। कौन इशू करता है उसको? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। उसके अलावा सारी करेंसी इसी के जो आरबीआई है वो इशू करता है। दैट मीन्स इनकी एक मॉनेटरी लायबिलिटी बनती है, ये एक ऑब्लिगेशन है टू बैक करेंसी विद सेट्स ऑफ इक्वल। आपको बताया था पीछे कि ऐसे नहीं है कि बैंक के पास नोट छापने की मशीन है तो वो नोट छापते रहते हैं। नो, उनके बैकअप के अंदर उनको गोल्ड और फॉरेन रिजर्व जो है वो रखना पड़ता है, तब जाके वो करेंसी जो है वो आगे सर्कुलेशन में आती है। अब इसका एडवांटेज क्या है? ये एक यूनिफॉर्मिटी बनाता है इन द नोट सर्कुलेशन, और साथ में इन्फ्लुएंस करता है मनी सप्लाई को। और करेंसी विद द पब्लिक इज अ पार्ट ऑफ द मनी सप्लाई, क्योंकि जितना भी मनी सप्लाई है उसको कंट्रोल जो है वो आरबीआई के हाथ में है। और it enables the government to have the supervision and then control over the central bank with respect of the issue of the notes। जितना भी कंट्रोल है गवर्नमेंट जो करती है आरबीआई ओवर द सेंट्रल बैंक, वो किसके थ्रू करती है? आरबीआई के थ्रू करती है रिगार्डिंग द इशू ऑफ नोट्स। और इसके ऊपर पब्लिक का फेथ है रिगार्डिंग द करेंसी सिस्टम, और ये स्टेबलाइजेशन ऑफ द इंटरनल एंड एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ द करेंसी में भी हेल्प करता है। जैसे डॉलर का खरीद लिया, बेच लिया, तो जिससे हमारी जो मार्केट वैल्यू है मनी की वो स्टेबल रहती है। तो इस तरह से ये इसके पहला फंक्शन है, दैट इज द करेंसी अथॉरिटी और द बैंक ऑफ इशू। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नाउ नेक्स्ट आता है आपका बैंकर्स टू द गवर्नमेंट। बैंकर्स टू द गवर्नमेंट में कैरिंग आउट ऑल बैंकिंग बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट। जैसे हमारा कमर्शियल बैंक है तो वो हमारे लिए जो जो एक्टिविटीज़ करता है, तो वो आरबीआई जो है वो गवर्नमेंट के लिए वो सारी जो फंक्शंस देता है, दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो नोन एज बैंकर्स टू द गवर्नमेंट। जैसे बैंक के लिए क्या क्या जो आरबीआई है वो क्या क्या करता है? गवर्नमेंट कीप्स इट्स कैश रिजर्व ऑन द करंट अकाउंट विद द सेंट्रल बैंक, और इस तरह से रिसिट्स पेमेंट जितनी भी आती हैं बैंक की, और कोई भी एक्सचेंज है, रेमिटेंसेज है, वो जितनी भी बैंकिंग ऑपरेशन है वो सारा आरबीआई करता है ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। इस तरह से लोन ग्रांट करना या एडवांस करना, शॉर्ट टर्म क्रेडिट है कि इन सिक्योरिटी या ट्रेजरी बिल्स है गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना, और सो दैट गवर्नमेंट कैन मीट द शॉर्टफॉल इन द रिसिट्स ओवर डिस्बर्समेंट। देन आपके पास नेक्स्ट आता है मैनेजिंग पब्लिक डेट। पब्लिक के डेट्स को मैनेज करना। डेट्स मीन्स लोन लेना, राइट? पब्लिक से लोन लेना। कौन लेता है? गवर्नमेंट देती है। कैसे लेती है? आफ्टर इशूइंग द सिक्योरिटीज इन द मार्केट। चलिए, मैनेज करता है ऑल न्यू इश्यूज ऑफ द गवर्नमेंट लोन्स। उस तरह सर्विसेज द पब्लिक डेट आउटस्टैंडिंग, जितनी भी आउटस्टैंडिंग है उसकी डीलिंग जो है वो आरबीआई के थ्रू होती है। वो नई मार्केट को नर्चर करता है, दैट मीन नई मार्केट को फाइंड आउट करता है जहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बेचा जा सके। नाउ एज ए एडवाइज़र के तौर पे काम करता है। कोई भी इकोनॉमिक या बैंकिंग या फाइनेंशियल मैटर है तो उसके रिगार्डिंग कोई मोबिलाइजेशन, रिसोर्स मोबिलाइजेशन करना है या प्लानिंग करनी है तो गवर्नमेंट जो को एडवाइस देना ये सेंट्रल बैंक का काम है। देन एडवाइस करता है इंटरनेशनल फाइनेंस के अंदर कि हमें फाइनेंस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो एज ए एडवाइजरी के तौर पे भी ये काम करता है। नाउ इट वर्क्स एज ए एजेंट टू द गवर्नमेंट। एजेंट मीन्स सारे टैक्स कलेक्ट करता है और साथ ही पेमेंट जो है वो ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट जो है वो ये लेता है।
नाउ द नेक्स्ट इज बैंकर्स बैंक एंड देन सुपरवाइजर, जिसके अंदर आपके सामने दो फंक्शन आते हैं, एज ए बैंकर्स बैंक एंड देन एज ए सुपरवाइजर। एज ए बैंकर्स बैंक अगर आप देखेंगे, दैट बैंकर्स बैंक मीन्स कमर्शियल बैंक का बैंक। वो कहते हैं फादर ऑफ ऑल द बैंक, समटाइम मैं समझाने के लिए बच्चों को बोलती होती हूँ, द सेंट्रल बैंक इज नोन एज द फादर ऑफ ऑल द बैंक, बट समझने के लिए है, डोंट राइट। एंड देन यहाँ पे आता है बैंकर्स बैंक के तौर पे ये कस्टोडियन ऑफ द कैश रिजर्व जो है वो अपने पास रखता है। अभी पीछे मैंने आपको वो करवाया क्रेडिट क्रिएशन, जिसमें कैश रिजर्व का जो पैसा है वो किसके पास जा रहा था, सेंट्रल बैंक के पास। तो ये आपका सामने आ गया, इट होल्ड्स अ पार्ट ऑफ द कैश रिजर्व ऑफ द बैंक बिकॉज द कमर्शियल बैंक्स आर सपोज टू डिपॉजिट the CRR with the सेंट्रल बैंक। इस तरह से क्लियरिंग हाउस फंक्शन के तौर पे काम करता है कि जितनी भी आपकी ये इसके पास सब तरह के बैंक्स के जो है वो अकाउंट्स होते हैं, जितने जैसे IDFC है, HDFC है, जैसे SBI है, सबके अकाउंट्स इसके पास होते हैं। तो आपस में जो लेन देन करते हैं उनका सबके ऊपर नज़र जो है वो इस सेंट्रल बैंक की होती है। तो इस तरह से अगर कोई एक बैंक दूसरे बैंक से लोन लेता है या देता है तो उनकी आपस में क्लियरेंस, उनकी सेटलमेंट करवाना ये RBI का काम होता है। ये देखिए, द सेंट्रल बैंक होल्ड द कैश रिजर्व ऑफ द बैंक टू मीट द क्लियरिंग ड्रेन ड्यू टू सेटलमेंट ऑफ अदर बैंक्स। द क्लेम ऑफ वन बैंक अगेंस्ट द अदर आर कन्वीनियंटली सेटल, वो आपस में उसकी सेटलमेंट कर देता है। और इस तरह से एक एग्जाम्पल है जो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, उसको ध्यान से सुनिए। जैसे सपोज ए बैंक है, रिसीव अ चेक ऑफ 10,000 ड्रॉन ऑन बी, उसके पास एक चेक आया जो बी के ऊपर ड्रॉन था। इस तरह से बी के पास एक चेक आया जो 15,000 का था, वो ए के ऊपर ड्रॉन था। अब दोनों के अकाउंट किसके पास है, सेंट्रल बैंक के पास है। अब चेक ऑफ बोथ द अकाउंट्स, वो कहता है कि सेंट्रल बैंक कहता है मैं ही क्लियर कर देता हूँ थ्रू देयर अकाउंट, और वो सेंट्रल बैंक उनकी अकाउंट्स की क्लियरेंस कर देता है। तो इस एक्ट को हम क्या बोलते हैं, एज ए क्लियरिंग हाउस फंक्शन। और इट अवॉइड्स द ट्रांसफर ऑफ कैश बिटवीन द बैंक्स एंड रिड्यूस द रिक्वायरमेंट ऑफ कैश। नहीं तो एक बैंक दूसरे बैंक के पास जाएगा 10,000 देगा, फिर वो जो बी बैंक है उसके पास जाएगा 15,000 देगा। तो इससे बेटर है कि दोनों के आपस में एक अकाउंट है सेंट्रल बैंक के पास, वो दोनों के अकाउंट में सेटलमेंट कर देगा कि हाँ जी सिर्फ 5,000 का ही गैप आ रहा है, तो वो बी बैंक से निकाल के ए बैंक में ट्रांसफर कर देगा। तो इस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, क्लियरिंग हाउस फंक्शन। चलिए लास्ट आता है लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट का मतलब होता है अगर कमर्शियल बैंक की कोई हेल्प ना करे, सपोज उसको पैसे की ज़रूरत है, वो सब बैंक से उसने पूछ लिया कि हाँ मुझे पैसे की ज़रूरत है, मुझे पैसा दे दीजिए, बट नोबडी इज़ हेल्पिंग, क्योंकि सभी को अपना अपना होता है कि मेरे बैंक में भी पैसा होना चाहिए। तो अल्टीमेटली फिर कौन हेल्प करता है, दैट मीन्स द RBI, क्योंकि RBI के पास उसका पैसा भी पड़ा होता है तो वहाँ से वो हेल्प ले सकता है। इसी फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ द लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट मीन्स शॉर्ट टर्म क्रेडिट अवेलेबल टू देम दैट वी गिव द फाइनेंशियल अकोमोडेशन टू द कमर्शियल बैंक अगेंस्ट द अप्रूव्ड सिक्योरिटीज। और कमर्शियल बैंक जो RBI से उधार लेता है, ले सकता है, और अगर कोई उधार ना दे तो RBI तो देगा ही देगा, बट बदले में वो क्या लेगा, उससे अप्रूव्ड सिक्योरिटी एज ए मॉर्गेज के तौर पे। चलिए नेक्स्ट करते हैं, हमारे पास आता है सुपरवाइजरी बी पार्ट के अंदर। बी पार्ट के अंदर आपके सामने है सुपरवाइजरी। एज ए सुपरवाइजर का काम क्या होता है, सुपरवाइज करना, रेगुलेट करना, कंट्रोल करना, किसको, कमर्शियल बैंक्स को। और ये रेगुलेट करता है रिगार्डिंग लाइसेंसिंग, ब्रांच एक्सपेंशन अगर किसी ने करनी है, लिक्विडिटी ऑफ असेट्स है, या अमेलगामेशन का मतलब होता है दो बैंक्स को आपस में इकट्ठा कर देना। देन लिक्विडेशन है, लिक्विडेशन का मतलब है दिवालिया हो जाना। तो इस तरह के सारी एक्टिविटीज़ के ऊपर सुपरविजन जो है वो कौन रखता है, RBI रखता है ऑन द कमर्शियल बैंक। और सारे बैंक्स के अकाउंट्स को इंस्पेक्ट करना, ये सारा किसका काम है, RBI का काम है। चलिए लास्ट फंक्शन डिस्कस करते हैं। दिस इज द सेकंड लास्ट फंक्शन, दैट इज द कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। ये सारी जितनी भी मार्केट की क्रेडिट है वो सारी की सारी सेंट्रल बैंक के कंट्रोल के अंदर आते हैं। आगे मैं मॉनेटरी पॉलिसी बताऊंगी आपको सेकंड वीडियो के अंदर कि वो कैसे काम करती है, उसके अंदर मैं इस टॉपिक को ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। अभी सिर्फ मैं आपको ब्रीफिंग कर रही हूँ कि ये कंट्रोल करता है सप्लाई ऑफ क्रेडिट। ये इंक्रीज या डिक्रीज ऑफ द मनी सप्लाई सारी इसी के रेगुलेशन के अंदर आती है। और सेंट्रल बैंक नीड्स टू कंट्रोल द सप्लाई ऑफ मनी इन द सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन एंड
डिफ्लेशन, जितनी भी इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की पोजीशंस आती हैं उसमें सेंट्रल बैंक के हाथ में कंट्रोल होता है कि वो मनी को आगे सर्कुलेट करे या ना करे, या कोई इंस्ट्रक्शंस अगर उसने देनी है तो वो दे सकता है। एंड देन उसके बाद ड्यूरिंग द इन्फ्लेशन द सप्लाई ऑफ मनी क्या है वो रिड्यूस हो जाती है, और ड्यूरिंग डिफ्लेशन क्या हो जाती है वो इंक्रीज हो जाती है। जो इंक्रीज डिक्रीज सप्लाई ऑफ मनी करता है वो इंस्ट्रक्शन कहाँ से आती हैं, फ्रॉम द सेंट्रल बैंक, और इस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, दैट इज द फंक्शन ऑफ कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। नाउ द लास्ट फंक्शन है हमारे सामने कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को आप ये भी कह सकते हैं डॉलर, सिंपल वर्ड के अंदर। तो दैट मीन्स जितनी भी डॉलर है या कोई गोल्ड है वो सारी कस्टडी किसके हाथ के अंदर है, दैट मीन्स कंट्री के अंदर कितना गोल्ड आया, कितना गोल्ड गया, या कितना डॉलर आया, कितना डॉलर गया, सबका कंट्रोल किसके हाथ में है, आरबीआई के हाथ में है। और ये स्टेबिलिटी को, एक्सचेंज रेट को मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। और क्योंकि अगर सपोज डॉलर का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो सप्लाई देनी शुरू कर देते हैं डॉलर में मार्केट में, तो इस तरह से वो सेल और परचेज करते हैं फॉरेन करेंसीज का, और जिससे इंटरनल और एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ द करेंसी क्या हो जाती है, कंट्रोल में हो जाती है। इस टॉपिक को भी मैं जब फॉरेन एक्सचेंज का लेसन आपको करवाऊंगी उसके अंदर ये बहुत डीपली स्टडी करवाया जाता है। यहाँ पे सिर्फ बता दिया जाता है कि हाँ जी कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का कंट्रोल किसके हाथ में है, आरबीआई के हाथ में है। तो बेटा ये फर्स्ट वीडियो है ऑन द बैंकिंग, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, हाफ चैप्टर में वहाँ पे डिस्कस करूँगी। इसलिए वीडियो को पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड देन कमेंट जरूर करिए, इससे मोटिवेशन होती है मुझे भी। थैंक यू।